30 जनवरी 1929 को कोलंबिया के टोलिमा क्षेत्र के एक कस्बे मारिकिटा में जन्मे गिलबर्टो रोड्रिगेज ओरेजुएला एक अपेक्षाकृत साधारण परिवार में पले बढ़े। उनके माता पिता, जो कृषि में काम करते थे, आर्थिक रूप से संघर्षरत थे, जिसने उनकी शुरुआती महत्वाकांक्षाओं और धन के बारे में उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। गिलबर्टो 6 बच्चों में सबसे बड़ा था, जिसमें उसका भाई मिगुएल रोड्रिगेज ओरेजुएला भी शामिल था, जिसके साथ मिलकर उसने बाद में दुनिया के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में से एक का गठन किया। रोड्रिगेज परिवार अंततः कैली में चला गया, जो एक हलचल भरा शहर था, जो उनके ग्रामीण पालन पोषण से बिल्कुल अलग था। कैली, जो अपनी जीवंतता और संपन्न वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है, महत्वाकांक्षा रखने वालों के लिए अवसरों का एक बड़ा स्रोत बन गया। गिलबर्टो के शहरी जीवन के शुरुआती अनुभव ने वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प को जन्म दिया। एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उनके परिवार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई, जिससे उन्हें धन के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने पड़े। गिलबर्टो का अपराध से पहला सामना छोटे पैमाने पर और कुछ हद तक पारंपरिक प्रकृति का था। उसने तस्करी के माध्यम से अवैध गतिविधियों में प्रवेश किया, शुरुआत में उपभोक्ता वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया। 1960 के दशक में कोलंबिया तस्करी के संचालन के लिए तैयार था। कैली जैसे शहरों में काला बाजार फल फूल रहा था। गिलबर्टो और उनके छोटे भाई मिगुएल को जल्दी ही एहसास हो गया कि सिगरेट और उपकरणों जैसी उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी से कम जोखिम के साथ पर्याप्त लाभ कमाया जा सकता है। हालांकि भाइयों की महत्वाकांक्षाएं अपेक्षाकृत कम लाभ वाले तस्करी के खेल से आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने ज्यादा आकर्षक उपक्रमों की तलाश शुरू कर दी, जो अंततः उन्हें कोकेन तक ले गया, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उभरती हुई दवा है। 1970 का दशक कोकेन व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि कोलंबियाई तस्कर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में दवा के निर्यात की संभावना को महसूस कर रहे थे। ड्रग व्यवसाय में अपार लाभ को देखते हुए गिलबर्टो ने माल की तस्करी से कोकेन की तस्करी की ओर रुख किया। गिलबर्टो रोड्रिगेज ओरेजुएला ने अपने भाई मिगुएल और जोस सांताक्रूज लोंडोना के साथ मिलकर 1970 के दशक की शुरुआत में कुख्यात कैली कार्टेल की स्थापना की। क्रूर और तेज तर्रार पाब्लो एस्कोबार के नेतृत्व वाले मेडेलिन कार्टेल के विपरीत कैली कार्टेल ने कम प्रोफाइल बनाए रखने की कोशिश की। दृष्टिकोण में यह सूक्ष्म अंतर गिलबर्टो की रणनीतिक सोच की पहचान थी। वह समझता था कि छाया में रहना दीर्घकालिक अस्तित्व और लाभप्रदता की कुंजी है, जबकि एस्कोबार ने कोलंबियाई सरकार, कानून प्रवर्तन और प्रतिद्वंद्वी कार्टेल के खिलाफ हिंसक युद्ध छेड़ा। रोड्रिगेज भाइयों ने एक अधिक परिष्कृत और कॉरपोरेट दृष्टिकोण विकसित किया। उन्होंने भ्रष्ट राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के साथ गठजोड़ करके अपने कार्यों का विस्तार किया। ये रणनीति कारगर रही, जिससे उन्हें रडार के नीचे अपना साम्राज्य बढ़ाने का मौका मिला, जबकि उनके मेडेलिन समकक्षों ने अपने हिंसक कारनामों के लिए वैश्विक सुर्खियां बटोरी। 1980 के दशक में कोकेन का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक प्रमुख ड्रग के रूप में उदय हुआ और कैली कार्टेल इस उछाल का लाभ उठाने के लिए तैयार था, जबकि पाब्लो एस्कोबार के नेतृत्व में मेडेलिन कार्टेल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले कोकेन के विशाल बहुमत को नियंत्रित किया। कैली कार्टेल ने धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया। गिलबर्टो रोड्रिगेज ओरेजुएला, जो अपने कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और यूरोपीय तस्करों के साथ महत्वपूर्ण गठबंधन किए। कैली कार्टेल की कार्यप्रणाली मेडेलिन कार्टेल की तुलना में काफी अधिक परिष्कृत थी। जबकि एस्कोबार ने हिंसा और धमकी को अपनाया, गिलबर्टो और उसके कार्टेल ने रिश्वत, भ्रष्टाचार और सूक्ष्म दबाव का विकल्प चुना। उन्होंने कोलंबियाई समाज में हर स्तर पर घुसपैठ की, न्यायपालिका, कानून प्रवर्तन और यहां तक कि राजनीतिक अभिजात वर्ग के भीतर संपर्क स्थापित किया। इस दृष्टिकोण ने उन्हें लॉस कैबलरोस डी कैली या कैली के सज्जन
उपनाम दिया। 1980 के दशक के अंत तक कैली कार्टेल ने दुनिया के कोकेन बाजार के 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने वाहनों, विमानों और यहां तक कि पनडुब्बियों में छिपे हुए डिब्बों का उपयोग करते हुए परिष्कृत तस्करी तकनीकों का इस्तेमाल किया। उनके वितरण नेटवर्क कोलंबिया से लेकर मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप तक फैले हुए थे। गिलबर्टो रोड्रिगेज ओरेजुएला की रणनीतिक प्रतिभा ने सुनिश्चित किया कि उनका कार्टेल एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन की तरह काम करता था, जिससे सालाना अरबों डॉलर की कमाई होती थी। कैली कार्टेल और मेडेलिन कार्टेल के बीच प्रतिद्वंद्विता कोलंबियाई ड्रग तस्करी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। जबकि दोनों संगठन एक ही व्यवसाय में शामिल थे, उनके तरीके और विचारधाराएं बहुत अलग थीं। पाब्लो एस्कोबार का मेडेलिन कार्टेल अपनी क्रूरता और प्रत्यक्ष हिंसा के लिए जाना जाता था, जबकि गिलबर्टो के नेतृत्व में कैली कार्टेल ने अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी। 1980 के दशक और 1990 के दशक की शुरुआत में दोनों कार्टेल बार बार आपस में भिड़ गए और हिंसक युद्ध में उलझ गए। हालांकि गिलबर्टो रोड्रिगेज ओरेजुएला हमेशा खुले संघर्ष की तुलना में बातचीत और कूटनीति में अधिक रुचि रखते थे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों, प्रतिद्वंद्वी कार्टेल और विदेशी तस्करों के साथ सौदे करने के लिए अपने संपर्कों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। जबकि एस्कोबार ने कोलंबियाई सरकार के खिलाफ खूनी युद्ध छेड़ा, गिलबर्टो ने छाया में रहना पसंद किया। धीरे धीरे मेडेलिन कार्टेल के प्रभुत्व को कम किया। 1990 के दशक की शुरुआत में दोनों कार्टेल के बीच झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया था, जब कैली कार्टेल ने एस्कोबार को खत्म करने के लिए कोलंबियाई सरकार और अर्धसैनिक समूहों के साथ गठबंधन किया था। गिलबर्टो रोड्रिगेज ओरेजुएला, जो हमेशा से ही व्यावहारिक रहे हैं, ने अपने कार्टेल की शक्ति को बनाए रखते हुए अपने सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का अवसर देखा। एस्कोबार के आतंक के शासन को खत्म करने के लिए बेताब कोलंबियाई सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैली कार्टेल के साथ काम करने को तैयार थी। 1973 तक कैली कार्टेल की मदद से एस्कोबार की हत्या कर दी गई और मेडेलिन कार्टेल बिखर गया। इस जीत ने गिलबर्टो और उसके साथियों को वैश्विक कोकीन व्यापार पर अपना नियंत्रण मजबूत करने का मौका दिया, लेकिन इसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन के निशाने पर भी ला खड़ा किया। अपने परिष्कृत संचालन के बावजूद कैली कार्टेल गलतियों और विश्वासघात से अछूता नहीं था। 1990 के दशक के मध्य में जब कोलंबियाई अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार के दबाव में कार्टेल को खत्म करने के प्रयासों को तेज किया, तो उनके खिलाफ लहरें उठने लगीं। डीए, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ने रॉड्रिग्स भाइयों और उनके सहयोगियों पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1985 में महीनों की जांच के बाद गिलबर्टो रोड्रिगेज ओरेजुएला को कैली में उसके एक आलीशान घर पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया। उसके पकड़े जाने से कैली कार्टेल के अंत की शुरुआत हुई। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घटनाओं के एक नाटकीय मोड़ में गिलबर्टो अधिकारियों को रिश्वत देकर और कानूनी खामियों का फायदा उठाकर जेल से अपनी रिहाई सुनिश्चित करने में कामयाब रहा। न्याय से इस संक्षिप्त भागने ने उसे हमेशा के लिए नीचे लाने के प्रयासों को और तेज कर दिया। अपनी रिहाई के बाद गिलबर्टो ने अपने साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन दीवारें बंद होती जा रही थी। उसके भाई मिगुएल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनका कार्टेल कानून प्रवर्तन दबाव और आंतरिक कलह के बोझ तले दबने लगा। एक समय शक्तिशाली कैली कार्टेल, जिसने दुनिया के अधिकांश कोकीन व्यापार को नियंत्रित किया था, 1990 के दशक के अंत तक खस्ता हाल हो चुका था। कैली कार्टेल के ताबूत में आखिरी कील 1990 के दशक के आखिर में लगी, जब कोलंबियाई और अमेरिकी अधिकारियों ने संगठन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हाथ मिला लिया। 1985 में गिलबर्टो के हिरासत से कुछ समय के लिए भागने के बाद कानून प्रवर्तन ने उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए। अमेरिकी सरकार के भारी दबाव में कोलंबियाई अधिकारियों ने रोड्रिगेज भाइयों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने को प्राथमिकता दी।
1996 में गिलबर्टो को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार रिश्वत के जरिए अपनी आजादी हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोलंबिया के ड्रग व्यापार से निपटने के प्रयासों पर बारीकी से नजर रख रहा था और आगे कोई भी भ्रष्टाचार या कानूनी व्यवस्था में हेरफेर से आक्रोश भड़क सकता था। अमेरिका, जिसने मेडेलिन कार्टेल को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कैली कार्टेल के पतन को देखने के लिए उतना ही दृढ़ था। कोलंबियाई ड्रग माफियाओं के लिए अमेरिका में प्रत्यर्पण एक बड़ा डर था। 2004 में कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद गिलबर्टो रोड्रिगेज ओरेजुएला को आखिरकार अमेरिका में प्रत्यर्पित कर दिया गया, जहां उसे ड्रग तस्करी गतिविधियों से संबंधित कई आरोपों का सामना करना पड़ा। उसके भाई मिगुएल को भी प्रत्यर्पित किया गया, जिससे वैश्विक ड्रग व्यापार में एक प्रमुख ताकत के रूप में कैली कार्टेल का अंत हो गया। 2006 में गिलबर्टो रोड्रिगेज ओरेजुएला ने ड्रग तस्करी के कई आरोपों में दोषी करार दिया और उसे अमेरिका की संघीय जेल में 30 साल की सजा सुनाई गई। उसकी दोषी याचिका एक सौदे का हिस्सा थी, जिसके तहत उसके परिवार के कुछ सदस्यों को अभियोजन से बचने और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा रखने का मौका मिला। यह याचिका सौदा विवादास्पद था, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि इससे उसे कठोर सजा से बचने और अपने आपराधिक साम्राज्य के कुछ लाभों को बरकरार रखने का मौका मिला। गिलबर्टो का जेल में बिताया गया समय काफी हद तक घटनाहीन रहा है। अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी पाब्लो एस्कोबार के विपरीत, जो एक नाटकीय गोलीबारी में मारा गया था, गिलबर्टो रोड्रिगेज ओरेजुएला का पतन कहीं अधिक शांत था। वह चुपचाप एक अमेरिकी जेल में अपनी सजा काट रहा है। उसका साम्राज्य खत्म हो गया है और उसकी एक बार की विशाल शक्ति खत्म हो गई है। वह व्यक्ति जो कभी अरबों डॉलर के कोकेन के प्रवाह को नियंत्रित करता था, अब अपने दिन एक कोठरी में बिताता है जो उस विलासिता और शक्ति से बहुत दूर है जिसका वह कभी आनंद लेता था।